हे गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो देखो यार, ये पर्टिकुलर सेशन एक इंटरव्यू सेशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे जो गेस्ट है वो मिस ज्योति छोकर है, जो अपनी पीएचडी है वो पोलैंड से कर रही है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेशन उन लोगों के लिए है जो सही में मोटिवेटेड है बाहर से पीएचडी करने के लिए, बाहर से मतलब यूरोपियन कंट्री से पीएचडी करने के लिए, ठीक है। और किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करना चाहते, लाइक जीआरई, टोफल एंड आइलेट्स, कोई भी लैंग्वेज एग्ज़ाम को बिना क्वालिफाई किए तुम बाहर से कैसे पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। इस इंटरव्यू सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि बाहर से पीएचडी करने के लिए हम कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे फंडिंग लें, कितनी फंडिंग मिलती है, वहाँ का कल्चर कैसा है, कि वहाँ से पीएचडी करना डिफ़िकल्ट है या इंडिया से पीएचडी करना डिफ़िकल्ट है। इन सभी क्वेश्चन को हम कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। और फिर भी यदि तुम्हें कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा कमेंट का। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ज्योति है उसकी जो वर्क प्रोफाइल है उसका लिंक दे दिया, आप चेक कर सकते हो ज्योति के कौन कौन से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने ज्योति की जो मेल आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यदि आप हाईली मोटिवेटेड हो, सही में आपको बहुत सारे डाउट हो और सही में आप बाहर जाना चाहते हो, तो आप मेल भी लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग मेल भी लिख सकते हो और आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं ज्योति के साथ। तो ज्योति, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, मतलब तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई, ठीक है, उसके बाद तुमने बीएससी कहाँ से की, एमएससी कहाँ से की, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और ये अप्रोच सच में बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट्स को पता लगे, क्योंकि जब हम कर रहे थे तो हमें नहीं पता था इतना। और मेरा नाम ज्योति छोकर है, जैसे मुकेश लिम्बा ने बताया अभी अभी। और मेरी स्कूलिंग हरियाणा से हुई है। और मैं 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में थी। तो फिर मैंने 10th के बाद जब चेंज किया इंग्लिश मीडियम और ट्रांसफ़र किया हरियाणा से दिल्ली में, तो तब एक स्लोप में चेंज आया एजुकेशन को लेके। तो फिर वहाँ से स्कूलिंग हुई, हायर एजुकेशन मेरी यहाँ से दिल्ली से हुई है, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कालंदी कॉलेज से। एंड फिर एमएससी के लिए फिर मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है नॉर्थ कैंपस में, यहाँ से करी। फिर आगे तो पीएचडी के लिए फिर मैंने अप्लाई किया पोलैंड के लिए, तो अभी कंटिन्यूअस है पीएचडी गोइंग। मतलब बेसिकली आप हरियाणा से हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम रहा है, उसके बाद में बीएससी ऑनर्स किया फिजिक्स में कालंदी कॉलेज से, ठीक है। फिर एमएससी, एमएससी तो अपनी साथ में ही हुई थी, हाँ, पोस्ट एमएससी तो मैं ग्रेजुएशन साथ में एमएससी हुई दिल्ली है, यूनिवर्सिटी पता से। ही है। उसके बाद में अब पीएचडी है पोलैंड में, ठीक है। देखो मैं बता दूं गाइस, में जो पोलैंड है वो भी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री में तुम्हें यदि अप्लाई करना है पीएचडी के लिए तो ये इंटरव्यू काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है तुम्हें। तो ज्योति, तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे जो पीएचडी स्टूडेंट है, जो पीएचडी स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर है, वो उनका जो रेजिडेंस होता है वो कहाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है या यूनिवर्सिटी से बाहर खुद का रेजिडेंस करना पड़ता है, क्या सीन है इसके अच्छा। बारे में तुम एक बता दो। ठीक है। तो जो पोलैंड में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर दो दो नहीं, एक ही बेसिस पर होता है। पहले दो था, 2018 तक दो बेसिस थे कि स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो देन दे विल ट्रीट यू एज अ स्टूडेंट। और अभी क्या है, उन्होंने एम्प्लॉयर बेसिस पे कर दिया है। तो तुम एक टैक्स पेयर हो जाते हो वहाँ पर। और फिर उसके हिसाब से पर वो स्टिल तुम एम्प्लॉयर हो, पर स्टिल वो तुम्हें हॉस्टल में रहने के लिए मतलब तुम हॉस्टल ले सकते हो वहाँ पर। और लेकिन वहाँ पर ये है कि तुम पीएचडी स्टूडेंट हो तो उन्होंने अलग से हॉस्टल बना रखे हैं पीएचडी स्टूडेंट के लिए, तो बहुत इजी है। तो तुम इन कैंपस भी रह सकते हो और आउट कैंपस भी रह सकते हो अगर मन है। और हाँ, तो ये प्लेसमेंट वाली। मतलब ये, मतलब जो अभी उन्होंने कन्वर्ट किया, मतलब ये जो रिसर्च स्कॉलर है उनको सभी को एम्प्लॉय में, मतलब जो पीएचडी करेगा वो एक एम्प्लॉय की तरह पीएचडी करेगा या हाँ कुछ, मतलब सभी के लिए वो कंपल हाँ, सेम है। वो सभी के लिए कंपलसरी है कि तुम एक एम्प्लॉयर हो जाते हो। और ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जैसे ही तुम एम्प्लॉयर होते हो तो तुम्हारे बहुत सारे बेनिफिट आ जाते हैं जो उस कंट्री में एक एम्प्लॉयर को मिलता है। ओके। तो हाँ, जैसे एक कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स क्लब होता है, उससे रिलेटेड तुम्हें एक कार्ड मिलता है, तो तुम एक एलिजिबल हो जाते हो जहां पर भी तुम्हें कुछ भी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, जैसे बैडमिंटन, स्विमिंग, जिम करना, तो ये सारी चीज में तुम एलिजिबल हो जाते हो। और फ्री तुम्हें टैक्स कॉस्ट। टैक्स भी पे करना पड़ता है फिर। हाँ, तो फ्री कॉस्ट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन पहले के कंपेयर में प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो ओके। हाफ, वन बाय हाफ लगा लो, तो हाफ रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो फैसिलिटी हो जाती है वहाँ पर। और फिर हॉस्टल का प्राइस ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें एम्प्लॉयर ले रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से बैकअप माइंड है कि स्टूडेंट भी है।
तो हॉस्टल का प्राइस उतना ही रहता है जितना स्टूडेंट का होता है। तो ये सारी चीजें फिर एक एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, मतलब अभी जो यदि तुम रिसेंट में यदि पीएचडी करोगे यूरोपियन कंट्री से, तुम्हें एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे एक्सपेंस है वो स्टूडेंट वो वाले ही स्टूडेंट रहेंगे। की उसी पे रहते हैं। हाँ ऐसे। ये चाहिए कि तुम्हें एडवांटेजेस मिल रही है। हाँ हाँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएचडी करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग से लेके, मतलब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बाहर जा सकते हैं, और क्या ग्रेड्स भी मैटर करते हैं हमारे बीएससी एमएससी के, ये सब चीज़ें, मतलब एक तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, तुम बाहर कैसे गए, वो सब चीज़ों के बारे में बता दो। ठीक है, ओके, तो मैं शुरुआत से बताती हूँ। तो सबसे पहले जब पीएचडी करनी है तो अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि हम, ठीक है, हम एक 4-5 साल के एक रोलर कोस्टर राइड पर जा रहे हैं, तो उसके लिए एक बैकअप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर रिसर्च में जाना है तो बेसिक्स जो हमारे हैं फिजिक्स से रिलेटेड, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में फिर तुम करो, आगे जाओ फिजिक्स में, लेकिन बेसिक्स जो है वो बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए उनकी, ऐसे बोले तो कंसेप्ट्स की। फिर उसके बाद फिर हमें देखना चाहिए कि हम पीएचडी यहाँ क्यों करें, इंडिया में क्यों करें, एक कंपैरिजन कर सकते हैं, और बाहर क्यों करें। तो मैं अभी बाहर का ही बता देती हूँ। अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो हर यूनिवर्सिटी की एक डिसर्टेशन होता है। तो जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, तो हमारे यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिसर्टेशन करना, हर एक स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो थोड़ी, परसेंटेज बेसिस पे मिलता है हाँ अपने यहाँ पे, हाँ, तो दिल्ली थोड़ा यूनिवर्सिटी में। डिफिकल्ट, हमारी फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम, इतना नहीं है पर थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। तो मुझे डिसर्टेशन नहीं मिला था, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हो पाए थे 60 अबव, तो मुझे डिसर्टेशन नहीं मिला। लेकिन अगर तुम्हें डिसर्टेशन नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे एक सेकंड चांस है कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो, तुम प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, एंड देन वो कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट करते रहें, और फिर उनको अप्रोच करो, और फिर उनके साथ इंटर्नशिप करो, या फिर कोई एडिशनल प्रोजेक्ट करो, उनको समहाउ कन्विंस करो कि हमें प्रोजेक्ट करना है, हमें बाहर जाना है, हमें प्रोजेक्ट नीड है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप मांगती है। अगर डिसर्टेशन ना हो तो वो इंटर्नशिप पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए फिर मैंने कन्विंस किया एक प्रोफेसर को कि मेरी इंटर्नशिप करवा दीजिए आप। तो मैंने सुरेश सर के अंडर किया था इंटर्नशिप न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो शेल मॉड्यूल से रिलेटेड। तो फिर मैंने वो इंटर्नशिप किया। उसके बाद जैसे तुम एलिजिबल हो गए, अब तुम्हारे पास इंटर्नशिप है, एक तो ये है कि तुम उन्हीं प्रोफेसर को बोलो जिनको इंटर्नशिप बोला था कि आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जानते हो क्या। अगर वो जानेंगे तो फिर वो बोलेंगे हाँ हाँ मतलब ये है उनका कोलैबोरेशन होता है बाहर किसी न किसी हाँ यूनिवर्सिटी के साथ में, तो उस चीज़ का फायदा हो जाता है हमें। हाँ, उस चीज का फायदा हो जाता है, क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खास तौर पर जो प्रोफेसर होते हैं उनके मतलब कोलेबोरेशन होते हैं बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो बहुत इजी पड़ जाता है। ये वाली अप्रोच बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, तुम्हें खुद रिसर्च नहीं करना पड़ता यूनिवर्सिटीज को लेकर। तो फिर तुम प्रोफेसर को बोलते हो, अगर उनको तुम्हारा इंटर्नशिप करते हुए काम अच्छा लगा, एंड द अप्रोच और द वे यू डिड इट, तो फिर वो तुम्हें रिकमेंड करते हैं। तो फिर वो वहां से हो जाता है। फिर जैसे रिकमेंडेशन होता है प्रोफेसर जो मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रोसीजर चलता है। और फिर दूसरा वे ये है कि एक हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कोई कंफर्टेबल नहीं है प्रोफेसर के साथ बात करने में, और तुम्हारे पास खुद की डिसर्टेशन भी है, तो इस वाली चीज में हमें डिसर्टेशन डालनी पड़ेगी। तो अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो तुम खुद रिसर्च करो, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करो। ओके, यूरोप में बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, देन यूरोप में जर्मन में कौन सी है, पोलैंड में कौन सी है, और कुछ और कंट्री इटालियन यूनिवर्सिटीज कहाँ पर है, कौन सी अच्छी है, मतलब जो भी यूएस में कौन सी अच्छी है। तो ये सारी चीज रिसर्च करो। फिर उसके बाद जैसे तुम यूनिवर्सिटीज के पेज पर जाते हो ना, और पेज पर पूरा सेक्शन लिखा होता है कि फिजिक्स है, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, व्हाटएवर डिपार्टमेंट इट वाज, तो फिर वो तुम वहां से उठा सकते हो उसे। फिर अपने वहाँ पे रिसर्च के वो भी होता है, पूरी लिस्ट होती है कि ये रिसर्च ऑनगोइंग है यूनिवर्सिटी में। फिर तुम उस रिसर्च को सेलेक्ट करके और उसके अंदर जाओ, फिर वहाँ पे प्रोफेसर्स की लिस्ट होती है कि ये प्रोफेसर ये वाला रिसर्च कर इस रहे हैं, फील्ड में रिसर्च कर रहे इस हैं उस फील्ड में टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं, पे। और ये वाले इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। फिर तुम्हें जोन सी फील्ड अच्छी लगे और जिसका काम अच्छा लगे,
और जिसके और जो पेपर, तुम्हारा भी इंटरेस्ट हो जिस हाँ, फील्ड में। और जिसमें तुम्हारा भी इंटरेस्ट हो, कि तुम्हें लगे कि हमें ये इस फील्ड में ही जाना है और हम इसमें कर सकते हैं, हम्म। तो फिर उस प्रोफेसर को मेल लिखना होता है। तो फिर उस प्रोफेसर को मेल लिखो, अपनी सीवी सेंड करो, अटैच करो साथ में, और एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजना होता है उन्हें। अगर प्रोफेसर को तुम अच्छे लगे हो तो वो तुम्हें रिप्लाई भेजेंगे। मतलब और ये जो अगर, वो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बेसिकली सीवी और एसओपी पे डिपेंड करता है मेनली। हाँ तो वो, तुम्हारा सीवी या एसओपी अच्छा है तो और तुम्हारे काफी चांस है। हाँ, और किस तरीके से मेल लिखा है हम्म बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम्म। किस तरीके से मेल लिखा है, कि किस वे में प्रोसीडिंग किया है, कैसे अप्रोच किया है प्रोफेसर को, अब तो वो, जेन्युइन हो या नहीं हो हाँ, खुद को तो लेके। वो बहुत बहुत जरूरी होता है। तो बस फिर उससे हो जाता है। फिर आगे, अभी आगे मैं बताती हूँ फिर वहाँ का यूनिवर्सिटीज का क्या प्रोसीजर है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो इतना मैंने क्या किया था, तो मैंने एक कंक्लूजन में समरी दे दूँ, तो मैंने डिसर्टेशन तो मेरी हुई नहीं थी, तो मैंने किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप किया की, था, इंटर्नशिप की प्रोजेक्ट थी। किया। तो इंटर्नशिप, फिर उसके बाद भी मैंने नहीं रुका, मैंने किसी टीचर से बात करी, प्रोफेसर से बात करके मैं आईयूएससी भी गई थी, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अच्छा, वहाँ। जो दिल्ली में ही है हाँ, जो आईयूएससी। दिल्ली में ही आईयूएससी है, मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया, इंगा, इंगा से हम्म रिलेटेड। तो हम्म। वहाँ पर फिर करने के बाद, और फिर मैंने अप्लाई किया फिर वहाँ। जर्मनी में अप्लाई किया उन्हीं मैंने प्रोफेसर के पोलैंड में अप्लाई अंडर। हाँ किया, सॉरी, पोलैंड में अप्लाई किया उन्हीं पोलैंड में अप्लाई प्रोफेसर के किया। अंडर। हाँ, क्योंकि वो प्रोफेसर मेरे लिए इतना इजी, इसलिए इजी था क्योंकि जो जिस प्रोफेसर के अंडर मैंने प्रोजेक्ट किया था, वो उनको वहाँ जानते थे। तो उनका मेरा लिंक था रिप्लाई, एक वहाँ पे। हाँ, तो मेरा रिप्लाई आने की पॉसिबिलिटी जो थी वो 90%, कि हम्म। रिप्लाई तो जरूर आएगा। वो आगे उनकी बात है कि उनको मैं अच्छी लगूं या ना लगूं इंटरव्यू के बाद, वो उनका है, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा, ये मैं कंफर्म थी। तो इससे प्रोफेसर वालों के से ये हो जाता है कि तुम्हारी एमएससी कंप्लीट होने से पहले तुम्हारे पास एक फ्यूचर में कुछ, मतलब जैसे पीएचडी करनी है तो तुम्हारे पास पोजीशन होती है पीएचडी करने की। जैसे मेरा सिलेक्शन हो चुका था मई में, फैब में मतलब एमएससी के लास्ट ईयर में सिलेक्शन हो लास्ट चुका था, सेमेस्टर में। पीएचडी में हाँ, कंफर्म मैंने, था भाई पोलैंड में हो पीएचडी करनी है और वो जाएगा, हाँ, हो कंफर्म हो जाएगा। चुका था। और ये सारे प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए अगर सेकेंड ईयर में, लास्ट ईयर में। और थोड़ा सा लेट हो जाओ तो लास्ट सेमेस्टर तो मस्ट है, हम्म। तो लास्ट सेमेस्टर में शुरू कर दो अपना सब कुछ चीजें ये। मतलब ये है, तुम यदि एमएससी कर रहे हो साथ साथ में तुम प्रोजेक्ट वगैरह या इंटर्नशिप वगैरह यदि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में है वैसी फैसिलिटी वो कर हम्म। लो। अदरवाइज तुम किसी बाहर की मतलब इंडिया की किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से भी प्रोजेक्ट वगैरह और ये सब हाँ, चीज़ें कर सकते हो तुम। हाँ, ये एक चीज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, हम्म तो जैसे हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली हम्म यूनिवर्सिटी में हम्म प्रोफेसर के कनेक्शन थे। तो हम्म कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं, मैंने खुद सुना है कि हाँ यार, कि तुम लोग तो यूनिवर्सिटीज में थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थे, इसलिए तुम्हारे लिए इजी हो गया। तो ऐसा नहीं, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ अमेठी का, हम्म ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, उनका उनका कोलेबोरेशन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से। तो तुम हम्म। अपने उन प्रोफेसर से भी बात करो। तो वो जो प्रोफेसर, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उनका कनेक्शन होता है क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस होती है साइंस में। हाँ, तो जैसे ये उनका आपस में, आईआईटीज वगैरह में लिंक होता है, उनका हाँ, आईआईटीज कोलेब्रेशन होता है। वगैरह में सब कॉन्फ्रेंसेस होती है, सब जाते हैं, तो इनका आपस में कोलेबोरेशन होती है। तो तुम अपने प्रोफेसर को, जो भी तुम्हारे पास है, उनको अप्रोच करो, डेफिनेटली वो फिर किसी और प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे। तो हम्म। इससे ये हो जाता, तो ये बहाना नहीं चल सकता कि हाँ मैं प्राइवेट में था तो हाँ, इसलिए मैं मुझे, किसी लोकल यूनिवर्सिटीज में हूँ या मैं हाँ, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ। स्टेट में मतलब होगा। यदि तुम स्टेट यूनिवर्सिटी में हो तो भी तुम्हारे पास मौका है बाहर जाने का। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें अपने प्रोफेसर को अप्रोच करना और उनके लिंक होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे आईआईटी वगैरह या डीयू वगैरह, क्योंकि इनकी कोलेब्रेशन होती रहती है और प्रोग्राम चलते रहते हैं, ये जो पीएचडी रिसर्च के ओरिएंटेड प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उसके थ्रू भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बस ये है मेन मोटिव तुम्हारा, ये होना चाहिए तुम्हें करनी है या नहीं करनी, हाँ उसके बाद ये ये है। काम होगा। और एंड देन दूसरा वो छोटा सा ये कि खुद रिसर्च कर लो यूनिवर्सिटीज के बारे में, खुद हम्म। ईमेल डालना शुरू कर दो बिना किसी प्रोफेसर के, वहां पे उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा, चांस कम है, वैसे हाँ, वैसे प्रोबेबिलिटी करोगे तो थोड़ा कम हो जाती है। काफी मैंने, मेल लिखने पड़ेंगे तुम्हें और हाँ, काफी काफी, प्रोफेसर्स को अप्रोच हाँ, करना पड़ेगा। एक में कोई भी प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ। ये उनका रहता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। एक तो वो शायद वो बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा इसलिए, पर पहले मेल में कोई भी प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता है, बाहर का जनरली नहीं करते हैं। और फिर तुम्हें बार बार मेल डालने पड़ते हैं, महीने महीने के गैप में। कई बार ये ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर 3 महीने बाद पेंडिंग मेल को देखता है, ओह अच्छा ऐसा भी था, तो ऐसा हो जाता है कि तुम्हें हम्म। 3 मंथ्स के बाद रिप्लाई आए। तो कोशिश
तो करते रहना। मतलब हाँ, मतलब ये है, मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू और इंटर्नशिप के थ्रू और बाहर इंडिविजुअल प्रोफेसर को अप्लाई करके तुम बाहर के लिए पीएचडी के लिए हम्म अप्लाई कर सकते। तो हम्म। इसमें क्या जो परसेंटेज वगैरह, ग्रेड्स वगैरह, या कोई लैंग्वेज कोर्स वगैरह, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है यूरोपियन हाँ कंट्रीज में? हाँ ठीक है, तो मैं अभी रिक्वायरमेंट बता देती हूँ कि क्या क्या हम्म रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो डिसर्टेशन पे तो काफी लंबा हो चुका है हमारा। तो हम्म। रिक्वायरमेंट में एक हमें चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। मस्ट है। कंप्यूटर लैंग्वेज मस्ट होती है। वो तुम अपनी सीवी में, अगर तुम्हारे सीवी में कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा हुआ है तो ये समझ लो कि 60% इम्पैक्ट उस कंप्यूटर लैंग्वेज ने ही डाल दिया। तो जो कॉमन होती है सी प्लस प्लस और पाइथन, जो सबसे ज्यादा यूज होती है रिसर्च एरिया में। तो ये होनी चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं करता कि तुम थ्योरेटिकल फिजिक्स में हो या फिर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हो, तुम्हें ये आने ही आनी चाहिए। बेसिकली अगर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाओगे तो जब एक्सपेरिमेंट सेट हो रहा होता है उस टाइम पे तुम्हें फिजिक्स यूज करनी है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सेट हो चुका है, अभी तुम्हें डेटा एनालाइज करना है, हम्म तुम्हें अपने ग्राफ को एनालाइज करना है, स्पेक्ट्रास एनालाइज करने हैं, देखने हैं कि कैसा क्या आएगा जो तुम रिक्वायरमेंट तुम्हारी। तो वो सब कुछ डेटा एनालिसिस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो। प्रोग्रामिंग के बेसिस पे होता है। तो वहां पर वैसे टीम होती है, बट अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती, बेसिक्स क्लियर नहीं है प्रोग्रामिंग के, मतलब तुम एक अपने आप बैठ के एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं लिखते, तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है पीएचडी में। मतलब यदि तुम्हें एक कंप्यूटर लैंग्वेज है तुम्हारे पास कोई, तो काफ़ी तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। हम्म कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कोर्स बहुत यहाँ पे, अपने यहाँ पे तो बहुत मतलब आसानी से हो जाते हैं, और 1-2 महीने में कंप्यूटर लैंग्वेज की पूरी ग्रिप बन जाती है। हम्म और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है मार्क्स। तो मार्क्स का क्या होता है, जैसे उन्हें उन्हें ये चीज पता है, आई डोंट नो हाउ दे, प्रोबेबली फ्रॉम प्रोफेसर्स से उनको पता चला होगा कि हम्म। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मार्क्स कम आते हैं। हाँ हाँ। यहाँ तो यहाँ काफ़ी कम आते हैं हाँ, मार्क्स। यहाँ पे काफी मार्क्स काफी कम आते हैं। हम्म। तो फिर वो इस चीज को कंसीडर करते हैं। अगर हम्म तुम्हारा प्रोफेसर है जिससे तुमने पहले कन्विंस कर चुके हो, जिस प्रोफेसर के अंडर जाना है, हम्म तो फिर वो जो यूनिवर्सिटीज के वो उसमें कुछ ना कुछ कर देंगे, वो तुम्हारे मार्क्स को कर लेंगे, बट तुम्हें 60% अबाउट लाने पड़ेंगे। हर एक यूनिवर्सिटी का वहां पर एक मार्क्स कैलकुलेशन बेसिस होता है। हम्म। तो अगर तुम मतलब लोकल यूनिवर्सिटी से हो या स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, तो वो तुम्हारे ग्रेड पॉइंट लेते हैं, उनका एक फॉर्मूला होता है, वो उसमें अप्लाई कर देंगे। तो हाँ, तो वो उसके हिसाब से फिर कुछ ग्रेड पॉइंट्स बनते हैं। तो जैसे 5 है तो वो 3 अबव मांगेंगे, हम्म। 3 अबव, ऐसे जस्ट एन एग्जांपल। तो उनका हाँ ग्रेड क्राइटेरिया भी होता है। दूसरा फिर क्राइटेरिया उनका लैंग्वेज, लैंग्वेज में इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ की लोकल लैंग्वेज आए या ना आए, इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट। इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट, जैसे ये आइल्स वगैरह, टोफल वगैरह, नहीं ये नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, बस नहीं, तुम्हारे एकेडमिक्स इंग्लिश में हो? हाँ यूरोपियन मतलब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में कोई हम्म रिक्वायरमेंट नहीं होती है आईएलटीएस, टोफल, जीआरई, इन सब की कोई हम्म। रिक्वायरमेंट नहीं है। बस तुम्हें इंग्लिश में तुम्हें बोलना आना चाहिए। तुम्हें रिटन, वो जो रिटन रीडिंग, ये सारी चीजें, और कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि वो इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा। बिना इंटरव्यू एंट्रेंस नहीं होगी यूनिवर्सिटी में। हम्म। और बस ये अभी मोटी मोटी तो यही रिक्वायरमेंट्स है, और ज्यादा कुछ है नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, ग्रेड्स पॉइंट हो गए, डिसर्टेशन हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद उनका एक इंटरव्यू होगा, यदि तुम किसी भी, मतलब किसी भी तरीके से जाते हो बाहर अप्लाई करते हो, चाहे इंडिविजुअल प्रोफेसर के थ्रू, चाहे अपने किसी प्रोफेसर के लिंक के थ्रू जाते हो, कोई प्रोजेक्ट करके, डिसर्टेशन करके जाते हो, तो तुम्हारा बेसिकली एक इंटरव्यू होगा, हाँ एक इंटरव्यू। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। हाँ, पहले वो इंटरव्यू लेते हैं जिन हम्म प्रोफेसर के अंडर तुम करना चाहते हो। तुमने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने रिप्लाई किया। अब ये नहीं कि उन्होंने रिप्लाई कर दिया तो आप सोचोगे हाँ मेरा हो गया, नहीं। हम्म तो वो क्या करेंगे, वो भी अपनी तरफ से कुछ मतलब तुम एक काम थोड़ा सा साइन करके देखते हैं, थोड़ा सा, ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं देते। जैसे उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भेज दिया, जस्ट हम्म। एज्यूम करो कि रिसर्च पेपर भेज दिया उन्होंने अपना, बस ये बोलेंगे कि आप एक बार रीड कर लो इसको, कि क्या हम काम क्या कर रहे हैं। उनको कभी उनको मतलब ऐसा भी लग सकता है कि बच्चा सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता है, इसलिए वो हमारा काम ना देखा हो, ऐसा। हम्म। तो वो ऐसे फिर वो इंडिविजुअल प्रोफेसर जो होता है वो तुम्हारे खुद इंटरव्यू लेंगे। 2 या 3 बार हो सकता है कि वो तो उस इंटरव्यू इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? जनरल, मतलब लें। तुमसे बेसिक्स फिजिक्स पूछी जाएगी या कोई जनरल क्वेश्चन ऐसे वगैरह? जो तुम्हारे इंडिविजुअल प्रोफेसर होते हैं, जिन प्रोफेसर के अंडर तुम करोगे, वो तुमसे पूछेंगे तुमने इंटर्नशिप में क्या काम किया था। हम्म। बस यही होता है उनका। प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा होता है इंटर्नशिप में क्या काम किया था, मार्क्स वगैरह सब उन्होंने देख चुके हैं। और फिर उस इंटर्नशिप में जो काम किया था उसके बेसिक्स
उसके बेसिक्स वो पूछते हैं। ओके। हाँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने शेल मॉडल पे काम किया तो उन्होंने मुझसे शेल मॉडल न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक्स मुझसे पूछे थे, एक सब्जेक्ट के बेसिक। तो जिस सब्जेक्ट पे तुम पढ़ते हो उसके बेसिक पूछते हैं। और ये तो हो गया प्रोफेसर का। फिर एक होता है यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू इसके बाद, क्योंकि अब तुम्हारे प्रोफेसर कन्विंस है, तो पहले तो प्रोफेसर कन्विंस करने होता है, प्रोफेसर कन्विंस है, अब तुम यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म अप्लाई एडमिशन फॉर्म भरते हो, उनका पूरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर होता है। फिर वहाँ पे सब, हाँ, तो फिर वहाँ पे 7 और 8 प्रोफेसर का पैनल बैठा रहता है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अलग होगा तुम्हारा? हाँ, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अलग होता है। तो प्रोफेसर्स का पैनल वहाँ पे बैठा रहता है। अभी यहाँ पर फायदा होता है अपने प्रोफेसर्स को कन्विंस करने, क्योंकि वो जो प्रोफेसर होते हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। वो जो ये है, दिस इज ट्रू, कि वो फिर बोलते हैं अच्छा ये बच्चा हमें चाहिए, तो थोड़ा देख लेना। तो फिर वो उस वो अप्रोच हिसाब कर से, देते हैं मतलब। हाँ, अब फिर वो अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच होता है। तो फिर लेकिन हाँ, जब प्रोफेसर तुम्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उन्हें पता है कि तुम्हारे रिसर्च ग्रुप में आएगा, तो सब मतलब वो देखते हैं बेसिक्स कंसेप्ट्स, अगर उन्हें वो पसंद है, क्योंकि कई बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं, मेन इंटरव्यू में नहीं अच्छा कर पाते, तो ऐसा वो सोच कर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें ऐसा ही ऐसा बच्चा चाहिए जो उनके रिसर्च में काम भी ना कर पाए। तो फिर हाँ, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनके क्वेश्चन इंटर्नशिप पर होते हैं, सॉरी किस में इंटर्न किया है तुमने, क्या प्रोजेक्ट किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स उसी से जाते हैं। उसके बाद कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं, पर क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पूछ लेते हैं, वो आ जाता है थोड़ा बहुत, जैसे स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जनरल क्वेश्चन जनरल मतलब। जनरल बिल्कुल जनरल। और फिर एक उनका मेन क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि तुम इस ग्रुप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ओके। और तुम्हारा काम क्या होगा इस ग्रुप में, वो तुम्हें प्रोफेसर तुम्हारे बता मेन देंगे। मोटिव क्या है तुम्हारा यहाँ हाँ, आने का? तुम्हारा वो काम क्या होगा, किस पर तुम काम करोगे, तो तुम्हारा प्रोफेसर बता देंगे। और एक या दो क्वेश्चन जनरल पूछ लेते कि ये भी नोबेल प्राइज किसे मिला, ऐसा कुछ, ज्यादा इतना वो नहीं, जो जनरल अभी चल रहा है फिजिक्स मतलब में। ये यूनिवर्सिटी एडमिशन वाला प्रोसीजर है, हाँ, यूनिवर्सिटी ये एडमिशन। यूनिवर्सिटी एडमिशन है, अगर तुम्हारा प्रोफेसर कन्विंस है ना, तो तुम्हारा होगा एडमिशन हो जाएगा। उस ये तो बाद में फॉर्मेलिटी लगा दो बस, तो ये। और फिर उसके बाद जैसे वो स्कॉलरशिप वाला क्या सीन रहता है, मतलब फंडिंग वगैरह और वो फिर? हम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को वाइज होने की जरूरत है। यहाँ पे स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छे से देखना चाहिए। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, हमें रिसर्च से मतलब है, हमें पैसों से मतलब नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है ये अप्रोच गलत है। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि तुम वहां पर जा रहे हो, तुम उनके लिए काम करोगे, उनकी गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, तुम खुद के लिए काम करोगे, तो तुम्हारे फंडिंग वहां पर होनी काफी जरूरी है। तो वो इतना फंडिंग देते हैं कि तुम्हारा अच्छे से काम हो जाए, और मतलब खाना पीना रहना सहना, और तुम्हारे अच्छे से लाइफ स्पेंड हो जाए, वो इतनी फंडिंग देते हैं। पर तुम जो एडिशनल ऐड करवा सकते हो, ये यूनिवर्सिटी से मिलता है, तुम्हारे पास एडिशनल ग्रांट्स आ सकती है, वो प्रोफेसर के थ्रू आ जाएगी। तो तुम्हें अपने प्रोफेसर को कन्विंस करना होता है कि प्रोफेसर हमें ग्रांट चाहिए, हमारा नहीं होगा, मतलब हमें किसी प्रोजेक्ट में ले लो, तो तुम्हारा खुद का प्रोफेसर भी तुम्हें फिर एडिशनल मनी देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को वाइज होने की जरूरत है। मतलब अगर जो जो फंडिंग मिलती है वो यूनिवर्सिटी से मिलती है, हमें यूनिवर्सिटी हाँ, से फंडिंग कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या प्रोफेसर ही खुद हमें यूनिवर्सिटी से फंडिंग दिला देते हैं, क्या सीन है ये? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो जिस हम्म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उसका हम्म एक बेसिक सैलरी रहता है, कि सैलरी बोलेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हो गए, हम्म बेसिक सैलरी रहता है पीएचडी स्टूडेंट का। तो यूनिवर्सिटी वहां से बेसिक सैलरी तुम्हें देगी। तो अभी अभी जस्ट फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि 1000 यूरो हमारा हम्म बेसिक सैलरी है, तो हम्म वो यूनिवर्सिटी से आएगा, हर महीने यूनिवर्सिटी से आएगा। तो वो उनका कंफर्म हो गया। अभी प्रोफेसर का क्या रोल आ जाता है इनमें, तो अगर तुम अच्छे हो, तुम्हें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा हम्म सारा काम बहुत अच्छा है, एंड यू आर रेडी टू हार्ड वर्क, हम्म तो वो तुम्हें एक एडिशनल प्रोजेक्ट्स में ले लेते हैं तुम्हारे रिसर्च के अलावा, क्योंकि उनके पास काफी ग्रांट्स होती है उनके। हम्म एक ही रिसर्च में वो काफी काफी सब ग्रुप कर देते हैं, हम्म तो वो तुम्हें एडिशनल में ले लेंगे। अगर तुम जाके बोलोगे कि नहीं हो रहा है, मुझे एडिशनल भी चाहिए, और आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एज मच एज यू, वो तुम्हें ले लेंगे। फिर वहां से एडिशनल यहाँ पर प्रोफेसर का रोल आता है कि वो एडिशनल तुम्हें मनी दे सकता है। तो जो 1000 यूरो वहां से मिल रहा था यूनिवर्सिटी से, वो कंफर्म है, एवरी मंथ आएगा। फिर यहाँ से जो प्रोफेसर का होता है वो एडिशनल हो जाता है। वो कितना होता है वो? डिपेंड करता है का? डिपेंड करता है किस किस ग्रुप में तुम गए हो। ओके,
वो प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है उसके पास हाँ, कितनी फंडिंग है इस ग्रुप यूनिवर्सिटी में से। गए हो, प्रोफेसर्स को कितनी ग्रांट मिलती है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पर वाइज होने की जरूरत है। जब ग्रुप डिसाइड कर रहे हो तो तुम हमें देखना होता है कि इन प्रोफेसर्स को कितनी ग्रांट मिलती है, कैसा है, रिसर्च कितने आ रहे हैं। जितने रिसर्च पेपर होंगे उस हिसाब से उनको ग्रांट भी मिलती रहेगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं एक्टिवली, उनके रिसर्च पेपर आए हुए हैं, अच्छे जर्नल्स में आए हुए हैं, तो फिर वो वहां से हो जाते हैं। यहाँ पर वाइज होने की जरूरत है बस। मतलब एक्स्ट्रा तुम कर सकते हो यूनिवर्सिटी की फंडिंग के अलावा, और एक्स्ट्रा तुम कई बार गेन कर तो सकते हो। हाँ, जैसे एक प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे, हम्म, उसको टीम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो हम्म, यूरोप में होता है वो टीम प्रोजेक्ट होता है, तो वो तुम्हें 3 साल तक उस टीम हम्म, प्रोजेक्ट में लेते हैं। हम्म, मतलब पूरा एक तरह से पूरा पीएचडी पीरियड ही लगा लो। तो हम्म, उस 3 साल तक तुम्हें काफी, जैसे 500 यूरो एक्स्ट्रा मिल रहे हो, तुम्हारी खुद की सैलरी से भी ज्यादा। अब नाउ ओके। 1000, 1200, 1500 यूरो तुम्हें मिल रहे हैं। ये काफी बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ये काफी हो काफी। जाता है, पर वही कि तुम्हें ग्रुप वगैरह देखना पड़ेगा, कंट्री देखनी पड़ेगी किस कंट्री में जा रहे हो। तो ओके। यहाँ पे वाइस होने की जरूरत है। मतलब एक सीन ये भी है, जैसे जो फंडिंग है वो बाहर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी, यूनिवर्सिटी से बाहर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे डार्ट का बहुत सुना है, इन हाँ ऑर्गेनाइजेशन से भी हमें फंडिंग मिलती है, इसका हाँ, क्या सीन है मतलब? वो जैसे यूरोपियन, मैं यूरोपियन पे जाती हूँ, यूरोपियन ग्रुप होता है, उसमें कुछ नहीं होता, तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, उनकी ग्रांट, इनको ग्रांट्स बोलते हैं। हम्म, तो इनमें तुम्हें अप्लाई करना होता है, उनके वो अपने प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, स्कॉलरशिप निकाल रहे हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई करो, फिर हमें वहाँ पे अप्लाई करना होता है। फिर अगर उनको तुम्हारा रिसर्च वर्क अच्छा लगे कि हम्म, तुम जिस चीज पर काम कर रहे हो, फिर तुम्हें वो दे देंगे। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो 1 साल का मिला है तुम्हें फंडिंग, तो हम्म, लास्ट ईयर में जैसे वो 1 साल खत्म होता है, तुम्हें वो रिपोर्ट करके भेजना होता है कि हमने ये प्रॉमिस किया था, ये चीज XYZ, और हम्म, हमारा XYZ कंप्लीट हो चुका है। हम्म, कई बार XY ही होता है एग्जाम्पल, तो हम्म। लेकिन वो चल जाता है। लेकिन तुम्हें पूरा कंप्लीट मतलब करके तुम देना। जिस चीज के लिए फंड ले रहे हो उस काम को वो तुम रिजल्ट्स वो पूछेंगे भाई तुमने क्या काम सही में हम्म किया है या नहीं, तुम्हें सबमिट करना होता है वो वर्क अपना। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर की वो फंडिंग के लिए एलिजिबल करते हैं सारा उसके रीअप्लाई, बेसिस पे। हाँ सेम बेसिस में रीअप्लाई कर दो। हाँ, रीअप्लाई कर दो मतलब हाँ दोबारा। वो फंडिंग और यूनिवर्सिटी की फंडिंग दोनों ले सकते हैं हम, या एक हाँ ही फंडिंग हाँ, दोनों ले सकते हैं दोनों साथ ले में? सकते हो, मतलब दोनों। वो तुम्हारे ऊपर है फिर तुम कितना वो, कमा सकते हो बाद में। हाँ वो तुम्हारा एडिशनल है, तुम कितना टाइम हाँ, दे सकते हो रिसर्च को। ओके, मतलब तुम डार्ट से भी ले सकते हो, हाँ तुम यूनिवर्सिटी की फंडिंग तुम्हें हाँ, अलग मिलेगी, और तुम हम्म, प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो, वो हाँ तुम्हारे ऊपर हाँ है मतलब। हाँ, पर वही है कि जितना तुम काम लोगे उतना तुम्हारा टाइम जाएगा। अब तुम्हें खुद का हाँ रिसर्च काम का वर्क भी करना है, हाँ, फिर पीएचडी एडिशनल का वर्क भी भी करना है करना है। तुम्हें अपना। पर जितना जो बेसिक सैलरी मिलता है उससे भी काफी अच्छे से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो हाँ, जाता है। एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ इफ यू, अगर तुम थोड़ा ज्यादा ही लालच में आ गए और तुम्हें ज्यादा ही अच्छे से काम करना है, तो गो अहेड, फिर करो, अच्छे से करो। फिर वहाँ पे कुछ ये भी है ना, वहाँ के जो कुछ एरियाज है जो काफ़ी मतलब कॉस्टली है, वहाँ का अपना रहने का काफ़ी, वो कुछ एरियाज है जो काफ़ी वहाँ पे हमें चीप रेंट मिल जाता है, रेंट पे काफ़ी कम में हमें मिल जाता है, ऐसा भी कुछ डिफरेंस है वहाँ पे? थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम, जैसे अपने यहाँ होता है, जैसे यूनिवर्सिटी के आसपास अगर तुम फ्लैट लोगे हम्म, रहने के लिए, तो वो तुम्हें थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वहीं पे रहना चाहते हैं। और थोड़ा वो यूनिवर्सिटी का एरिया है, तो थोड़ा अच्छा एरिया भी हो जाता है, हम्म, तो ऐसा हो जाता है। वैसे तो सब कुछ सेम होता है, पर हम्म। हाँ तुम थोड़ा सा सिटी से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लग जाओगे तो थोड़ा प्राइस कम हो जाते हैं। पर उसके एरिया में, स्टूडेंट के एरिया में थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। फ्लैट एक्सपेंसिव रहते हैं, मैं सही बताऊं तो फ्लैट एक्सपेंसिव रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तुमसे भाई, पीएचडी के लिए एडमिशन लेना क्या ज़्यादा इंडिया में इजी है या जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें इजी है, क्या सीन है? अच्छा मैं मतलब आंसर सच्चा आंसर दूं या फिर थोड़ा थोड़ा नहीं, फॉल्स? ऑनेस्ट एकदम, मतलब कहाँ, मतलब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो तुम बता अच्छा दो। ऑनेस्ट आंसर देती हूँ। हाँ, तो ऑनेस्ट यहाँ आंसर पे दो, मतलब जब क्योंकि हम, इंडिया में देखो, इंडिया में ये है हमें यदि पीएचडी करनी है तो जेआरएफ वगैरह चाहिए, गेट चाहिए, ये, जेस्ट चाहिए, ये सारे हाँ एग्जाम चाहिए, के बेसिस पे मतलब क्या सीन है वहाँ का? हाँ, तो इंडिया में अगर जैसे आपने बोला जी, इंडिया में अगर हमें पीएचडी करनी है तो हमें नेट JRF हम्म, क्लियर करना होता है। इसमें मास्टर्स के साथ साथ करे तो ज्यादा अच्छा रहता है कि हम्म, मास्टर जैसे जैसे कर रहे हैं लास्ट ईयर में JRF और नेट निकाल दो, तो हमें ड्रॉप नहीं करना पड़ता, तो हमें वो वेटिंग पीरियड नहीं देखना पड़ता, हमारा पीएचडी में हो जाता है। लेकिन नेट एंड JRF करने के बाद भी तुम्हें इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। हाँ,
यहाँ पर ये है कि तुमने इतनी मेहनत की, तो हो सकता है कोई कोई बच्चे का हो जाता है कम्युनिकेशन लेवल नहीं क्लियर हो पाता, तो यहाँ पर ये डिफिकल्टीज हमारी रहती है। और जिसका नेट और जेआरएफ नहीं हुआ, फिर उसको 2 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ता है, 1 का लेना पड़ता है, और फिर इंटरव्यू देने पड़ते हैं, इधर से उधर जाना पड़ता है, एक स्टेट से एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट। पर बाहर का ये हो जाता है जो मैंने बताया कि तुमने सिंपल अप्लाई किया, घर पे बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तुम्हें ज्यादा इधर उधर जाना नहीं है, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बस तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग इसमें जाता है कि हाँ तुम्हें प्रोफेसर के साथ कोलेबोरेशन बनानी है, बस थोड़ा इसमें होता है। हाँ तुम्हें थोड़ा प्रोजेक्ट में थोड़ा अपना दिमाग लगाना होता है, पर लेकिन जब तुम रिसर्च करना चाहते हो तो ये वाली चीज तो मस्ट अप्लाई है कि हमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट वगैरह में। तो यहाँ पर ये वाली चीज इजी हो जाती है कि ऑनलाइन बैठे बैठे इंटरव्यू हो रहा है, ऑनलाइन बैठे बैठे एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं करना साथ में। हाँ एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं करना पड़ता सबसे पहली बात। और फिर उसके बाद तुम्हें एमएससी करते करते ही, जब तुम इतने सारे प्रोफेसर, तो फॉर श्योर तुम्हें एमएससी करते करते एडमिशन मिल जाएगा। तो ये ड्रॉप ड्रॉप वाला भी नहीं जाएगा चीजें। और फिर एडवांटेजेस भी हैं यहाँ। मतलब बेसिकली वो प्रेफर यही करते हैं भाई स्टूडेंट सही में तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत, यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो अपने आप को शो हाँ, करो भाई मैं उनका इंटरेस्टेड हूँ एग्जाम इसमें। क्राइटेरिया ही बस ये डिसर्टेशन और प्रोजेक्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे ने रिसर्च में काम कर रखा है कुछ। हाँ जिनके वो एडिशनल हो जाता है, जिन बच्चों ने एमएससी में करते करते कोई प्रोजेक्ट कर रखा और आर्टिकल आ गया, ओके। फिर उसके बाद तो बेसिकली यूरोप में जिस भी कंट्री में तुम जाना चाहते हो, तुम बस यूनिवर्सिटी को हाथ लगाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी मतलब ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा ये पब्लिश हमारा हुआ है, हाँ मतलब ये उसके आर्टिकल। बेसिस पे यूरोपियन कोई भी यूनिवर्सिटी हो, टॉप यूनिवर्सिटी हो, तुम अप्लाई कर सकते हो हाँ आराम तुम से। अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बेसिस पे यूरोपियन का बता रही, यूएस वगैरह में थोड़ा जीआरई वगैरह का चक्कर हो जाता है। हाँ यूरोपियन में फिर मतलब तुम अपनी मर्जी की तुम्हारा यूनिवर्सिटी। पेपर पब्लिश हो गया तो मतलब फिर तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। हाँ फिर तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कितनी ग्रांट चाहिए, कितना क्या वो चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में है। फिर तो यार एमएससी के साथ में जो मतलब जिसको सही में रिसर्च में इंटरेस्ट है वो उनको तो उसको ट्राई इंटर्नशिप, करना चाहिए उनको फिर हाँ एमएससी के साथ में उनको आर्टिकल इंटर्नशिप वगैरह जरूर पब्लिश करनी करने में। चाहिए, जिनको पीएचडी करनी है आई मस्ट से कि उनको जाना ही जाना चाहिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता प्रोफेसर यार तुम्हारे ही तो है, तुम्हें ही तो पढ़ा रहे हैं। तो क्या अगर तुम क्लास के अलावा भी थोड़ी बहुत स्टडी से रिलेटेड इंटरेक्शन कर लोगे तो क्या ही चला जाएगा, तुमको कुछ सीखने को ही देंगे। हमारा स्टडी लेवल या हमारी नॉलेज तो हमसे लेके जाने से है, तुम्हें वापस और ज्यादा मिलेगा ही। तो ये काफी अच्छा रहता है कि हमें इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करने चाहिए, करनी चाहिए और थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए भाई, रखना आर्टिकल चाहिए। वगैरह पे और पेपर वगैरह पे हमें पब्लिश हो सिर्फ जाए कोई। एकेडमिक पर ध्यान नहीं देना ये तो चाहिए। यार तुम बीएससी से ही करो तो भी ज्यादा अच्छा नहीं हाँ है। बीएससी में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब पर यदि तुम बीएससी से ही मतलब तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो तुम बीएससी के साथ साथ में इस चीज पे फोकस करने लग जाओ भाई, मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाए, प्रोजेक्ट करते रहो साथ साथ में मुझे तो काफी मुझे काफी सच बताऊं तो मुझे काफी रिग्रेट हुआ था जब मैं एमएससी में आई थी कि मुझे बीएससी में इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता था। क्योंकि उस मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना जो 2 या 3 साल में जो एडवांसमेंट आई है, पहले वो इतनी नहीं थी। अभी जैसे यूट्यूब पे मैं तुम्हें मतलब हमारे जो बैच के बच्चे हैं वो ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, यूट्यूब पे डाल इन्फॉर्मेशन है। पहले मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, हो सकता है कि मेरा लैक ऑफ नॉलेज हो, मैंने इतना रिसर्च ना किया हो, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप भी करनी चाहिए। तो इंटर्नशिप के फायदे बड़े हैं, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीजें पता लगती है, तो बहुत और नॉलेज बाकी बढ़ता है। तुम्हारे लिंक्स भी बनते हैं अलग अलग लिंक्स प्रोफेसर्स बनते के हैं, साथ। लिंक्स बनते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। तो मतलब इंटर्नशिप जरूर यदि तुम मतलब तुम्हें लग रहा है भाई मुझे रिसर्च में जाना है और तुम अभी बीएससी कर रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ की तरफ थोड़ा सा तुम्हें साइड में ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ की तरफ। और और सिर्फ ये नहीं रखना भाई हम जीआरएफ निकालेंगे फिर हाँ पीएचडी ये करेंगे। एक हाँ, ऑप्शन ये नहीं रखना चाहिए कि हाँ बस जीआरएफ हो जाएगा, होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा हाँ, तो नहीं सही, नहीं हाँ, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हमें अपने आप को बस ओपन करना है, ये ओके। है। और फन है इंटर्नशिप करते, like, ये बहुत मजा आता है इसको करते हुए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इंटरेक्शन कर और रहे हो। यार इंटर्नशिप करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्योंकि नहीं कुछ नहीं हर होता। यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप निकलती है, तुम्हें बस अप्लाई करना है समर में या जब भी तुम्हारे जो ऑफ हम्म, सेशन होता है वहाँ पे इंटर्नशिप रहती है काफ़ी, तो तुम अप्लाई हाँ, करो और जाओ, प्रोजेक्ट अटेंड करो, सेमिनार अटेंड करो, वहाँ पे लिंक्स बनाओ अपनी, ये सब हम्म। चीज़।
मतलब एक्स्ट्रा ये एक्टिविटीज तुम्हें करनी पड़ेगी। करनी चाहिए और अच्छा होता है, करनी चाहिए। तो ज्योति, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, जो यहाँ की लैब है, अपनी इंडियन इंस्टीट्यूट की लैब है, हाँ हाँ। जो भी, और जो पोलैंड की लैब है, यूरोपियन कंट्रीज की लैब है, क्या डिफरेंस है, क्या काम कितना करना पड़ता है, और अच्छा। कितना मतलब वर्कलोड कितना है वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट को, ये सब चीज़। तो मैं ऐसे, अगर मैं लैब को पहले मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करूँ तो हम्म बहुत फर्क है। तो हम्म वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े हमसे एडवांस है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो हम्म वो एडवांस है, तो वहाँ पे वो फर्क है हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, अगर मैं काम का बोलूँ तो यहाँ पर तुम एक स्टूडेंट हो और हमें पता है हमारे प्रोफेसर कह रहे होते, तुम स्टूडेंट हो, काम करो। तुम्हें बिना कुछ भी कहने की जरूरत है, तुम्हें ये काम करना है तो करना है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन बाहर एक तुम एम्प्लॉयर हो, तो वो भी डिग्निटी बना के रखते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ। तो वो मतलब तुम्हारे एक टाइप से तुम्हें क्लिक की तरह ट्रीट किया जाता है, तुम हाँ उनके क्लिक हो एक टाइप से। हाँ, ये ऐसा ही होता है। और 8 आवर का टाइम होता है, ये बेसिक टाइम होता है कि तुम्हें 8 आवर हर रोज काम करना है। हम्म 8 से 9 से 5 लगा लो, 8 से 4 लगा लो, जो भी जिस टाइम में भी तुम कंफर्टेबल हो। तो हम्म तुम्हें 8 आवर वहाँ पे, अभी ऑनलाइन हो गया तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है, बट हम्म 8 आवर तुम्हें काम करना होता है लैब में। इनिशियल लैब में कई बार 9 से 10 घंटा भी चला जाता है शुरुआत में, क्योंकि तुम सीख रहे हो। हम्म तो ये वहां पर होता है, और सैटरडे संडे ऑफ मिलता है क्योंकि हम्म तुम एम्प्लॉयर हो। तो होता है कि हाँ तुम करो। बट एडिशनल ये है यहाँ वहां पर हम्म कि अगर तुम्हें रिसर्च अपने मान लो, क्योंकि वहां पर ना टारगेट डिसाइड होता है। वहां ये नहीं होता कि तुम्हें ये काम करते तो तुम आराम से 1 महीने 2 महीने 3 महीने लेते जाओ, नहीं। वहां पर क्या होता है, ग्रुप मीटिंग्स होती है हर रिसर्च ग्रुप की। हम्म तो जैसे 2 हफ्ते में हुई, तो तुम्हें एक काम दिया जाता है, तुम्हें वो 2 हफ्ते में फिनिश कंप्लीट करके, करना है तुम्हें, हाँ, वो कंप्लीट टारगेट करना दिया है, तुम्हें जाता है। प्रेजेंट करना है वो काम हर हम्म 2 हफ्ते में। तो फिर उस हिसाब से तुम्हें अगर थोड़ा सा और ज्यादा काम करना है, दिन में काम करना है, रात में काम करना है, तो तुम्हारे पास कार्ड होते हैं, अब खुद के एक्सेस डोर, मतलब एक्सेस कर सकते हो तुम लैब को, जाओ काम करो, कोई कुछ नहीं रोकेगा। हाँ, पर अगर तुम जूनियर हो, अभी अभी आए हो, तो तुम्हें किसी सीनियर को लेके जाना पड़ेगा लैब में, क्योंकि इक्विपमेंट काफी जो अपैरेटस होता है उनमें हम्म। कुछ जरा सा भी कुछ हो गया तो पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। मतलब तो लैब का मतलब माहौल कैसा है? अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे काफी अच्छी। लैब का माहौल कैसा है, मतलब इंटरेक्शन कैसे, मतलब क्योंकि वहाँ देखो, पे देखो ये होता है, जैसे उन उन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फॉरेनर्स ही स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर मेरे हिसाब से, हाँ। क्योंकि वो यूरोपियन जो भी कंट्रीज है इनमें वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे हिसाब से रिसर्च में। इंडियन हम्म, स्टूडेंट ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड है, और थोड़े हम्म, हार्ड वर्किंग भी, उनको भी यही लगता है। हाँ, आई थिंक ये है, ये जैसे है, तुम, ये है, ये मतलब इंडियन बिल्कुल। स्टूडेंट को वो लेना चाहते हैं एज ए रिसर्च में अपने हम्म, लिए, मतलब रिसर्च स्कॉलर लेना हाँ, चाहते हैं। क्योंकि हम डेडिकेटेड होते हैं ना, हमें आदत हुई होती है काम करने की, हमें आदत हम्म है कि इतने से टाइम में हमें ये काम करना है तो हम करके देंगे, वही अपने जुगाड़ी बंदे हैं हम। लेकिन हाँ, वो उनको ये पता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इंडिया में बच्चों को, तो हम्म। इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि हाँ ठीक है, इंडियन आ जाए। इंडियन स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं वो, हाँ, करते मतलब हैं, वहाँ पे। ये मैंने तो खुद वहाँ पे देखा है। माहौल, लैब का माहौल मतलब कैसा है जहाँ पे वहाँ तो पे वहाँ पे जो, हम्म हाँ, ये जो इंटरेक्शन होती है तुम्हारी प्रोफेसर्स के साथ, तुम्हारे हम्म कलीग के साथ, कभी भी ऐसे तुम्हें ट्रीट नहीं करते कि हाँ तुम स्टूडेंट हो, नहीं तो हम तुमसे ऐसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल एज अ फ्रेंडली माहौल होता है, बिल्कुल हम्म फ्रेंड की तरह तुम्हें ट्रीट करते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, हो जाता है कि हमें नहीं आ रहा है समझ में, तुम नए ग्रुप में गए हो, वो उनको काम करते करते उसी चीज पर 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो तुम हम्म जाओ किसी भी सीनियर के पास, जाओ किसी भी पोस्ट डॉक के पास जाओ, या फिर सीनियर पीएचडी के पास जाओ, तो उनको बोलो तो वो तुम्हें तुरंत, मतलब उसी इंस्टेंट पर तुम्हें बता देंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं ऐसे होगा। वो तुम्हें सारी चीजें समझा भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो फ्रेंडली टॉक होता है ना वैसा। और हम्म इंटरेक्शन, जो सबसे अच्छी बात है वहां पर, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन लेवल है। जब हम फिजिक्स कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, बच्चों को इंक्लूड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना शार्प है, उसके हम्म ऊपर कुछ डिपेंड है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इंक्लूड होना है, तुम इंक्लूड हो, तुम अपना आइडिया दे सकते हो, तुम्हें जो चीज अच्छी लगे, तो ये चीज बहुत अच्छी है वहां पर। तुम्हारे तुमको सुना जाता है, हम्म बेसिकली सुनते हैं, तुम्हारे आइडिया को सुनते हैं, हम्म। करेक्ट किया जाता है जहाँ पर गलत हो तो। काफी फ्रेंडली माहौल है मतलब काफी वहाँ पे। फ्रेंडली माहौल है, काफी फ्रेंडली है। तो वो हम यहाँ पे प्रोफेसर्स बोलते हैं, वो वहाँ पे प्रोफेसर्स भी नहीं बोलने देते, मैं सच बताऊँ तो। हम जैसे हम यहाँ पे सर बोलते हैं अपने सीनियर्स को, वहाँ पे वो वहाँ बोलती वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? व्हाट सर, नो आई एम नॉट सर, माय नेम इज दिस। ओके। हाँ, तो उनको बड़ा मतलब उनको तो बड़ा अजीब स्ट्रेंज लगता है कि सर,
यहाँ पे तो अपने मतलब हर किसी को सर बोलते हैं, सीनियर भी सर है हमारे मतलब तो। सीनियर भी सर है, या भैया या सर ये या सर है, ये हाँ सर है। ये। और हम लड़कियां तो भैया भी नहीं बोल सकते, बुरा मान जाते हैं। तो हमें तो सर ही बोलना पड़ता है। हम्म, सही। हम्म। तो एक ये क्वेश्चन था जो कि डिसएडवांटेज क्या है वहाँ से पीएचडी करने का, और मतलब कंपैरिजन करें तो इंडिया की पीएचडी और वहाँ से पीएचडी, मतलब एक इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या डिसएडवांटेज है यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ का रहन सहन और इन सबको ध्यान में रखें समझ तो। रही हूँ। तो इंडियन स्टूडेंट का एक डिसएडवांटेज, एक तो उसको लेके, इन्वायरमेंट को लेके, सराउंडिंग्स को लेके है कि हम्म अगर तुम बहुत ज्यादा होम सिक पर्सन हो, या फिर दूसरा कि तुम्हें फ्रेंड्स तुम्हारे आसपास चाहिए, क्योंकि हमने देखा हम यूनिवर्सिटीज में रहते हैं तो हम आसपास का माहौल हमारा इतना अच्छा होता है, हमारे फ्रेंड्स आसपास होते हैं, तो जो भी हम्म डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो सारी हैंडल हो जाती है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर बंदे, मतलब जो भी ग्रुप ऑफ पीपल लगा लो, वो हम्म सिर्फ अपना अपना होगा उनका, कि हाँ ठीक है मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को सराउंडिंग से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ जब कुछ गेट टुगेदर होता है वो तुम्हें बुला लेंगे, पर हम्म तुम्हें कहीं कहीं कभी कभी ऐसा फील होगा हाँ कि मैं अनवांटेड हूँ, कि मैं ऐसे ही हम्म हूँ। तो ऐसा ये वाली चीज है कि थोड़ा टाइम लगता है वहां पे सेटल होने में, किसी ग्रुप में जाने में, किसी भी ग्रुप में इंक्लूड होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो वहां पर है, पहले से है, जानते हैं, और वो इतना ओपन नहीं होते जितना हम ओपन होते जैसे हैं। इंडिया में तो क्या होता है, पहला दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पहले दिन ही सबसे बात होगी, ये सब सब हो गया। हाँ, तो वहां पर तुम पहले दिन सारे टीचर से बात कर पाओगे, लेकिन तुम्हें एक जो मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है फ्रेंड हम्म का, वो तुम्हें मुश्किल होता है, थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो ज्यादातर सारा टाइम अपना ही अपने अपने में ही निकल जाता है। तो मतलब तुम कोशिश करोगे किसी के साथ, तो ज्यादा कोशिश करोगे वो भी गलत है, कि तुम हम्म ज्यादा ही किसी के अंदर ग्रुप में जा रहे हो तो वो भी गलत है। तो ये वाली चीज यहाँ पर थोड़ा लैक होता है हमेशा, मैंने देखा है हर इंडियन स्टूडेंट को, ज्यादातर क्योंकि हम थोड़े इमोशनल होते हैं, हमारी थोड़ी हम्म। फीलिंग्स ज्यादा होती है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा रहता है, उनको हमेशा फील होता है यार हम मतलब थोड़े कई बार अलग। ये भी फील होता होगा भाई, मैं अपने अंदर ही खुद ही इंट्रोवर्ट टाइप से भी होता हाँ होगा ऐसा हो मैं। जाता है, ऐसा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हम्म, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अच्छा ठीक है मैं नहीं सुन रहा, या मैं नहीं कर, क्योंकि तुम देख रहे हो कोई बंदा किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब अपने काम में लगे सब होंगे अपने कोई। काम में। यूनिवर्सिटीज में फ्रेंड बनना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के बाहर हम्म। तुम जाते हो तो थोड़ा बन जाएगा, लेकिन उनका फिर अपना ही रहता है इंडियन आसपास। स्टूडेंट जो होते हैं जो पहले से वहाँ पे है, वो भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, और उनके साथ तो ऐसा थोड़ा बहुत माहौल बन जाता होगा या वो उनका भी मतलब वो यूरोप में वहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट हो गए हैं उन कंट्रीज में, तो वो भी वैसे ही हो गए क्या जैसा सीन है। देश वैसा बेश। हाँ ये। ऐसे बोल सकते हैं, पर हाँ हेल्पफुल होते हैं, शुरुआत में हेल्पफुल होते हैं, हमारी हेल्प हम्म करेंगे सेटल करने में, कि हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा सेटल करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये नंबर है, ये फलाना, ऐसा 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 वाला हेल्प कर देंगे। उसके बाद अगेन उनका खुद का ग्रुप हो जाता है, अगर सीनियर है तो उनका खुद का सीनियोरिटी वाला ग्रुप है, तो हम्म। फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो नहीं ये एक वाली चीज। थोड़ा इंटरेक्शन कम है, मतलब एक इंटरेक्शन टाइप कम से होता है। जो फ्रेंड सर्कल होते हैं जैसे इंडिया में अपने यहाँ पे, हाँ उस हाँ टाइप का माहौल नहीं है। हाँ, तो अगर तुम मान लो एक दो फ्रेंड है, अगर वो दोनों जा रहे हैं तो उनकी तो फिर वो समझ लो कि क्या बोलते हैं उनको, उनके तो मजे हो गए। हाँ अगर दोनों तुम एक ही उसमें से हो, एक ही बैच हाँ। में से हो, अगर तुम जा रहे हो तो वो तो काफी ठीक है। हम्म लेकिन हाँ ये वाली चीज कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये रखना होगा कि ठीक है हम जा रहे हैं, तो हम अपने लिए जा रहे हैं, तो हम हम्म सिर्फ खुद को लेके जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा थोड़ा बहुत ऐसे बिहेव करता है तो हमें उस चीज को अफेक्ट नहीं होने देना है, हमें हम्म हमें पता है हम यहाँ रिसर्च करने आए हैं, करो। तो एक तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, और दूसरा डिसएडवांटेज हम जॉब्स का ले सकते हैं। अगर हम्म मान लो कि हमें वहां से पीएचडी करके हमें वापस इंडिया में आना है, तो जब तक तुम पीएचडी करके आओगे, ऑफकोर्स बात है तुम्हारी एज कई सारे एग्जाम से निकल जाएगी, जो हम्म हमारे यहाँ पे हर, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी जॉब लेनी है तो हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने ही करने होते हैं हर हम्म जॉब्स के लिए। यस, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रही, तुम प्राइवेट सेक्टर में करोगे भी क्या, कॉल सेंटर पीएचडी करके कॉल सेंटर थोड़ी ना ज्वाइन करना है। हम्म तो अगर कोई ऐसे करना है और किसी यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन करना होगा, तो तुम्हें उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अल्टीमेटली। शायद पीएचडी के बाद अपने यहाँ नेट नहीं मांगते हैं ना। हाँ पीएचडी कंपलसरी है अब तो यूनिवर्सिटीज में, हाँ तो मतलब लेकिन उनके खुद के इंटरव्यूज होंगे तो उनके खुद के तुमको, इंटरव्यूज होंगे हाँ और काफी। इंटरव्यू होंगे, उनके स्टेट एग्जाम्स होते हैं हर यूनिवर्सिटीज के, स्टेट यूनिवर्सिटीज के, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, तो तुम्हें वो सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी।
तो हम्म, यहाँ पे डिसएडवांटेज के एग्जाम्स क्लियर करना मुश्किल नहीं है अगर तुम पीएचडी कर रहे हो। डिसएडवांटेज ये क्या है कि तुम्हारा गैप चला गया, मतलब गैप चला गया, गैप आ गया उसमें मास्टर्स में, और अभी एग्जाम दे रहे हो ये तो तुमने सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक फील्ड पढ़ा है हम्म। अभी तक, तो तुम्हारा और कहीं ना दिमाग कहीं तुम्हारी जो फिजिक्स की नॉलेज, जो बेसिक्स है, वो भी कहीं ना वो कहीं पीछे रह जाते वो हैं काफी। धुल जाते हैं। सही बताऊं तो वो धुल जाते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ एक ही फील्ड में लगे हुए हो, एक ही फील्ड हम्म पे रिसर्च कर रहे हो, तुमने सिर्फ उस फील्ड पर ध्यान दिया है। तुम्हारे जो बेसिक्स थे फिजिक्स के और सब्जेक्ट्स को लेके और फील्ड को लेके वो चले जाते हैं, और फिर तुम्हारे अंदर मुझे थोड़ा सा स्टेमिना भी कम हो जाता है बैठ के इतना सब कुछ करने। तो ये डिसएडवांटेज जॉब का है। अगर कोई वहां जाता है तो वो मेरे हिसाब से तो उसे वापस नहीं आना चाहिए, अगर उसका कोई और बेसिक रीजन ना हो। हम्म अगर किसी को बाहर से पीएचडी करनी है तो बाहर ही, वहीं पे बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे तुम पोस्ट डॉक कर सकते हो। अभी जैसे तुम एक यूनिवर्सिटी में हो, हम्म जिसमें यूरोपियन यूनिवर्सिटी में हो, फिर वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो जो हम्म सबसे अच्छा एडवांटेज, वैसे हम डिसएडवांटेज बात कर रहे हैं, पर ये वाला चीज एडवांटेज है कि वो तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए पैसे देते हैं, हम्म टाइम देते हैं कि जाओ तुम कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, इनसे कनेक्ट करो, तो तुम्हारा खुद के लिंक बनते हैं। तो हम्म जैसे ही तुम पीएचडी करोगे, तुमने अपनी पीएचडी डिफेंड कर दी, तो तुरंत अपने लिंक के साथ बातें करो कि तुम, अच्छा तुम्हारे यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट डॉक की पोजीशन है या नहीं है, तो तुम एक कंट्री से फिर पीएचडी के बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना इतना आसान हो जाता है। मेरे बहुत सारे, हमारे जो सीनियर है, मतलब वहां पर जो यूनिवर्सिटी में थे, वो सारे सन में शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत सारे सन में शिफ्ट हो चुके हैं। कितनों सब लोगों को मैंने पोस्ट डॉक इटली में पोस्ट डॉक करते हुए देखा है, अच्छी अच्छी जगहों पे। और और पोस्ट डॉग में तो फंडिंग भी काफी अच्छी होती है मेरे काफी हिसाब से। अच्छी होती है, तो पोस्ट डॉक करना है तो वो काफी अच्छी होती है। तुम रिसर्च में जा रहे हो, पीएचडी कंप्लीट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम रिसर्च में ही रहना चाहोगे फिर, हम्म तो टीचिंग तो फिर थोड़ा हो जाता है टीचिंग वहां पर। हाँ, ये डिसएडवांटेज है कि तुम सोचो कि हमने पीएचडी कर ली, हम किसी और कंट्री में टीचिंग कर लेंगे, तो टीचिंग को वो चैरिटी की तरह लेते हैं, तो टीचिंग में पैसे नहीं कमाए जाते वहां पर बिल्कुल भी। ओके। टीचिंग को चैरिटी, मैंने ये चीज यहाँ पे देखी कि अपने क्योंकि यहाँ पे, मान लो हमने वहाँ से पीएचडी कर ली यूरोपियन कंट्री से, और फिर हम कहीं यहाँ पे हम टीच कर लें, क्या कर सकते हैं? वहाँ पे पॉसिबल है टीच करना वहाँ पे? वहां पर हाँ तुम पॉसिबल है। कई कंट्रीज का होता है कि वो तुम्हारे तुमसे लैंग्वेज मांगेगा जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। हाँ, उनका कुछ ना कुछ, जैसे B1 पॉइंट पे मांग ली, मतलब पोलैंड में कौन सी लोकल लैंग्वेज, पोलैंड की पोलिश, कौन सी? पोलिश बहुत मुश्किल होती है। ओके। तो वहाँ पे तो इंग्लिश का माहौल ज़्यादा है या अपनी लोकल लैंग्वेज का माहौल ज़्यादा है वहाँ पे? ये कैसे चीज इंटरेक्शन? काफी अच्छी है कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, तुम्हें यंगस्टर्स के साथ तुम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लोगे, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है उनके साथ थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बट तुम यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी वालों के साथ कोई डिफिकल्टी नहीं होती, बाहर जाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो करना। तुम्हें ये तो तुम्हारे ये वाली चीज कनेक्शन हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो फिर अगर तुम पीएचडी कर रहे हो तो बाहर से ही पोस्ट डॉक करने की कोशिश करो। और क्योंकि यहाँ फिर, फिर बाहर ही सेटल होने की सोचो हाँ तुम? फिर बाहर ही सेटल होने की वापिस सोचो। इंडिया आ गए ऐसे मत सोचो, वापिस इंडिया हाँ आके सेटल हो जाएंगे हम, ये हाँ, वो ये वाला ऐसे। चीज थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हम यहाँ आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमें जॉब मिल जाएगी जल्दी से जल्दी। तो वो थोड़ा हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि जॉब में फिर थोड़ा डिफिकल्टी आएगी हाँ आने की, वो अलग बात है मान लो। तुम्हारे। और यदि हमें पोस्ट डॉक वगैरह में नहीं जाना तो और भी कोई जॉब हाँ अपॉर्चुनिटीज हाँ है वहाँ पे? हाँ, वो है। वो फिर अगेन इसी चीज से आती है, मैंने बोला था ना प्रोग्रामिंग। तो हम्म जब हम पीएचडी कर रहे होते तो किसी चीज में अगर हम स्किलफुल हो या ना हो, किसी चीज में हम अच्छे बने या ना बने, प्रोग्रामिंग में तो तुम अच्छे हो ही जाओगे हम्म बेसिकली। तो तुम क्या करते हो, किसी आईटी सेक्टर में शिफ्ट कर हम्म। सकते हो, तो तुम वहीं चेंज, पे वहीं मतलब। पर वहीं पर हम्म। तुम आईटी सेक्टर में और चेंज कर उसमें आई थिंक पैसा भी काफी अच्छा काफी है, है। इनकम भी काफी हो सबसे, जाती है। हाँ काफी, सबसे ज्यादा पैसा वहां पर बाहर की कंट्रीज में आईटी सेक्टर में है, सबसे ज्यादा। और काफी डेवलपिंग सेक्टर भी है। हम्म तो ये अच्छा होता है कि तुम फिर वहां से इसमें शिफ्ट कर सकते हो। हम्म तो ये चीज ठीक रह जाती है कि तुम पीएचडी के बाद तुम किसी कंपनी में, कोई कंपनियां भी होती हैं कुछ जो हम्म फिजिक्स बंदों को, या जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे सर्न वगैरह हो गए, या फिर कोई इंस्टीट्यूट, जैसे अपने यहाँ पे बार्क वगैरह इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी मेरा भी इसरो इंस्टीट्यूट हो गया, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इसरो तो स्पेस एजेंसी है उनकी, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तुम वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो एज ए एम्प्लॉयर। तुम्हें रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, रिसर्च मतलब इन द सेंस वैसे नहीं करनी पड़ेगी, अगर लेकिन तुम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, रिसर्चर हो, तो जो उनके वहाँ पे डिटेक्टर वगैरह होते हैं तुम्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे
कुछ है कि तुम्हें बीम का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई इंडस्ट्री एरिया होता है, उनको कुछ बीम्स चाहिए होते हैं, उन्हें कुछ। जैसे यहाँ पे अपने DRDO, बार्क और हाँ इसरो हाँ, वगैरह एजेंसीज है, वैसी वहाँ भी एजेंसीज है, वहां पर उनमें भी तुम एजेंसी। जॉब ले सकते हाँ हो, पर वहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जॉब नहीं नहीं लेना। नहीं नहीं, वहाँ पे अगेन उनका फिर उनका कोई एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी PhD देखेंगे, तुम्हारे आर्टिकल्स देखेंगे, तुम्हारा किस फील्ड में रिसर्च कर रखा है वो देखेंगे, बस एक इंटरव्यू होगा, फिर बोलेंगे ओके वेलकम वेलकम, कम टू आवर इंस्टीट्यूट, ऐसा हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ वो पर फिर काफी अच्छा इजी है है। वो, मतलब यदि बाहर से रिसर्च करते हो और तुम इस फील्ड में भी जाते हो तो हाँ अपॉर्चुनिटीज काफी है, यदि बाहर से हाँ, काफी PhD अच्छी। करते हो हाँ तो काफी अच्छी। वापस इंडिया आके सोचोगे तुम भाई आफ्टर PhD भाई इंडिया आ गए हम, वहाँ पे जॉब करेंगे। कई तो हाँ यार हाँ ये होते हैं, कई UPSC की तैयारी करने लग जाते हैं वापस हाँ, इंडिया आके नहीं आफ्टर फिर वो, PhD। नहीं फिर तुमने 5 साल क्यों PhD को दिया, अगर तुम्हें UPSC ही करना था तो। अगेन UPSC के लिए एज कहाँ बचेगी, वो भी है। UPSC वो के लिए एज कहाँ बचेगी PhD करने के बाद, तो ये वाले डिसएडवांटेज है, और तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि हाँ तुम सोचोगे हाँ हम वापस आके फैमिली के साथ रहेंगे और अच्छे से जॉब मिल जाएगी, तो ये थोड़ा हो जाता है। अच्छा है वहाँ पे सेटल, जिसको सेटल होना है, जिसको सच्ची में रिसर्च करनी है, जिसको सही में इंटरेस्ट है रिसर्च करने का, मैं तो सच बोल रही हूँ, वहाँ जाओ, एक्सप्लोर करो और काफी चीजें। इजी है इंडिया से, बस काफी थोड़ा सा इजी, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें अपने हाँ काफी एकेडमिक इजी के है। अलावा। अब बिना मेहनत तो कहीं पे कुछ नहीं मिलता, स्पून हम्म फीडिंग से तो कुछ तुम्हें खुद भी वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, स्पून हम्म फीडिंग तो कहीं नहीं चलती। तुम्हें हम्म थोड़ी बहुत हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, फैमिली घर अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी जनरेशन में एकदम ऐसे बम्प आएगा हम्म। घर का भी पूरा माहौल, जैसे थिंकिंग थिंकिंग चेंज हो जाती है पूरे के पूरे। तो ये सारी चीजें जिसको करनी है वो जाए, बहुत अच्छा है। मुझे जैसा लगता है कि PhD बाहर से करे एज कम्पेयर टू इंडिया, बहुत काफी सही, अच्छा है, बहुत बहुत सही है। सही है। तुम ये भी देखोगे कि जो प्रोफेसर तुम्हारे इंडिया के प्रोफेसर थे, जो तुम्हें मतलब कई बार तुम जाते थे तो बोलते नो बेटा आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, हम्म, ऐसे बोलते थे। हम्म, वो भी फिर जैसे तुम कॉन्फ्रेंस करने आओगे यहाँ पर, तुम अपना डिलीवर करने दोगे तो उनका उनका अप्रोच चेंज हो जाता है, बिल्कुल अप्रोच चेंज हो जाता है, तुम खड़े खड़े सोचो अच्छा मैं इतना बड़ा आदमी बन गया तो ऐसा थोड़ा सा ये चेंज आता है। मैंने खुद देखा है, मैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने आई थी, मैं हम्म, प्रोफेसर के नाम नहीं लूंगी मुझे हम्म, पता है कि प्लेटफॉर्म पे जाएगा ये। और हम्म, यहाँ आए और मैं अपने प्रोफेसर से मिली, तो कुछ एक दो प्रोफेसर जिनसे मैं बात करने की कोशिश करती थी, और उस टाइम पे उनको ऐसा लगता था नहीं बच्चों से मैं बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपना वो बना के रखना चाहिए, थोड़ा ईगो वगैरह में। वो बिल्कुल चाहिए, ओ ओके बेटा कैसा रिसर्च चल रहा है, और मैंने तुम्हारा रिसर्च देखा, तुम्हारा तो बहुत अच्छे चल रहा है, काफी अच्छे आर्टिकल आ गए और ये हो गया, अच्छा तुम कभी कुछ काम कोलेबोरेशन कुछ करना हो तो हमें बताना, हम्म। ऐसा ऐसा चीज हो जाता है। तो चेंज तो हो मैं, जाता है माहौल। हाँ तो ये काफी सही रहता है। तो ज्योति, बस क्वेश्चन तो आई थिंक सारे कवर हो चुके हैं। तो हम्म, लास्ट क्वेश्चन यही है, जो भी यहाँ के स्टूडेंट है जो BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे काफ़ी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, और ज़्यादातर फिजिक्स के स्टूडेंट ही है यहाँ पे, और जो कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए PhD के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए लास्ट मैसेज क्या होगा, और खासकर लड़कियों के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? तो लास्ट मैसेज मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर जो करना है, जो भी है लड़का या लड़की है, जो करना है वो अपने एक दिमाग में या कहीं पे भी लिखो, हम्म राइट करो या दिमाग में कहीं पे फीड करो कि हाँ ठीक है मेरा अल्टीमेट एम ये है, उस हम्म हिसाब से चलना चाहिए, बार हम्म बार ऐसे जिगजैग मोशन में चलने का फायदा नहीं है। हम्म किसी को अगर रिसर्च करनी है तो बिल्कुल अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाकर जाइए, रिसर्च करिए, बाहर सबसे अच्छे मौके मिलते हैं वहां पर जाइए। मैं खुद इस चीज को प्रेफरेंस देती हूँ कि बाहर हमें जाना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं लड़कियों को बोलूँ तो मैं सिर्फ गर्ल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम्हें जो करना है वो करो, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, घर का प्रेशर होता है, बाहर का प्रेशर होता है कि कुछ करना नहीं, करने नहीं दिया जाता, पर मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारे इरादे मजबूत है, एम स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें उस चीज की तरफ प्रोसीड करना चाहिए, वो सबको बताना चाहिए कि मेरा ये एम है, मैं इतने इतने टाइम में ये कर लूंगी, तो उनको कन्विंस करो कैसे भी न कैसे करके, और वो बताओ। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं हरियाणा से उस ऐसी जगह से जहाँ पर मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, हम्म बहुत मतलब बहुत फर्क होता है स्टडी को लेके, लड़की को लड़के को लेके नहीं निकला जाता, तो अगर मैं वहां से आ सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी
लड़की आ सकती है और कहीं पर भी पहुंच सकती है। सो अगर किसी को कुछ जरूरत होगी तो यही मेरा मैसेज था। और ये भी है, यदि किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो वो कमेंट कर सकते हैं और ज्योति भी कोशिश करेगी भाई उनका रिप्लाई कर दे। ठीक है। और किसी को बहुत ज़्यादा ही, किसी ने अप्लाई कर रखा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फिर मैं ज्योति से तुम्हें कांटेक्ट करवा दूंगा, या तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कमेंट वगैरह में या इन सब चीज़ों में। ठीक है। हाँ, और यदि ज्योति जिस फील्ड में काम कर रही है, जिस टॉपिक पे काम कर रही है, और उनके लिंक्स वगैरह यदि किसी को देखने हैं भाई कैसा काम किया है और किस चीज़ पे काम किया है, तो उनकी लिंक्स है वो मैं तुम्हें या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या किसी को रिक्वायरमेंट हो, किसी को देखना हो, तो मैं जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ठीक है। कोई भी मतलब क्यूरीज हो डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ज्योति, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और काफ़ी हेल्प होगी इस वजह से स्टूडेंट हाँ को, क्योंकि ये काफी। ज़रूरी था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है जो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से कुछ स्टूडेंट है वो करना चाहते हैं लेकिन वो रह जाते हैं, हाँ तो क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं ब्रिलियंट, होती, लैक हाँ ऑफ नॉलेज ब्रिलियंट स्टूडेंट सच में रह जाते रह जाते हैं, और उन्हें मतलब पता ही नहीं होता भाई हम कैसे अप्लाई करें, कैसे हैं। नहीं करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और क्या सही में इतना इजी है, और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की वजह से वो रह जाते हैं। तो हम्म। काफ़ी इससे हेल्प होगी स्टूडेंट को, और जो भी स्टूडेंट यदि किसी को सही में डाउट हो तो वो कमेंट्स कर सकता है, और पर्सनल भी वो कॉन्टैक्ट कर सच में सकता है। मैं बहुत मतलब काफी अच्छा फील कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज तो हम स्प्रेड कर पाए जितना हमारे पास नहीं था, अभी बच्चों के लिए काफी इजी होगा। तो हम्म। थैंक यू बुलाने के लिए।